सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो हम तुलनात्मक स्टडी करेंगे क्योंकि बीए पार्ट थर्ड के अंदर लगता है भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान की लोकेशन क्या है, क्या इसमें थोड़ी सी समानताएं पाई जाती है और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में किसी एक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये न केवल क्या है बीए पार्ट सेकंड, क्योंकि इसमें एमए के अंदर भी एक राजस्थान के भूगोल की एक यूनिट लगती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए राजस्थान, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा यानी राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान की लोकेशन देखना चाहें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर इसकी स्थिति है वो पाई जाती है, यानी ये स्थिति है उत्तर पश्चिम के अंदर। और हम बात करते हैं भौतिक से तात्पर्य क्या है, भौतिक से तात्पर्य प्राकृतिक। राजस्थान की प्राकृतिक चीजों का अध्ययन भौतिक प्रदेश में करेंगे, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वनस्पति हो, या हम बात करें कि यहाँ की जलवायु दशाएं या धरातलीय स्वरूप कैसा है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए भारत के, मैंने पहले बता दिया कि उत्तर पश्चिम भाग में देश का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, राजस्थान, जहां क्या है भौतिक स्वरूप में अत्यधिक जटिलता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अपने मैप के अंदर देखें तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली भौतिक प्रदेश, नंबर 3 बात करते हैं तो भारत का पूर्वी, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 हम बात करते हैं तो हाड़ौती का पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठारी प्रदेश इसके अंदर आ जाता है। तो यानी एक तरफ तो क्या है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, फिर मध्यवर्ती भाग में अरावली है, यहाँ मुख्य रूप से मैदानी है, ये पठारी भाग है। उसी प्रकार यानी भारत के स्वरूप में भी काफी विविधताएं पाई जाती। भारत को भौतिक स्वरूप में दिखा, ये उत्तर वाला भाग पर्वतीय है, ये भाग यानी गंगा ब्रह्मपुत्र और का मैदानी क्षेत्र है, ये भारत का यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, और इसके दोनों साइड के अंदर पश्चिम और पूर्व के अंदर यानी तटीय मैदान आ जाते हैं। और संयोग से यानी राजस्थान को भी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और भारत को भी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और इसके अंदर क्या है, चाहे भौतिक स्वरूप हो, उसके अंदर यानी उसकी चट्टानी स्वरूप के अंदर, उसकी निर्माण अवधि के अंदर काफी विविधताएं पाई जाती है। मैं बात करूं भारत में, देखिए यानी भारत का 10.5% भाग पर्वतीय है, वही राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो 9.1% भाग यानी पर्वतीय है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। वही भारत करते हैं, भारत के अंदर यानी भारत का यानी 18.6% पहाड़ियां पाई जाती है, और वही 27.7% भाग पठारी है और लगभग 43% भाग मैदानी है। वही राजस्थान में देखें तो यानी लगभग 60% भाग पठारी है, 23.3% भाग यानी मैदानी और लगभग 61% भाग मरुस्थलीय है। हालांकि मरुस्थलीय के अंदर आप लोकेशन देखें भारत के भौतिक प्रदेशों में ये आ जाती है, तो अरावली को छोड़कर और प्रायद्वीपीय यानी अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी को छोड़कर राजस्थान मैदान में आता है। और मैदान की परिभाषा क्या है, जो यानी भूखंड है यानी समुद्र तल से 300 मीटर से कम ऊंचा है, वो क्या है बेसिकली मैदान के अंदर आता है। हालांकि राजस्थान के अंदर पश्चिम में कई यानी ऊंचे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन ये भाग प्राचीन काल के इसके इतिहास में जाएं तो यहाँ इयोसीन काल के अंदर यानी समुद्र था, तैतीस सागर था, और उसके बाद में यानी उत्तरवर्ती सरस्वती, दरस्वती और उनकी सहायक नदियों ने लाखों वर्षों तक मिट्टी का निक्षेप किया, और बाद में ये उत्तर यानी विशाल मैदान बना। बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे यानी मानवीय क्रियाएं बढ़ी, पशुचारण की क्रियाएं हुई, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ,
और उसके साथ साथ क्या हुआ, यानी इसके अंदर नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया और धीरे धीरे ये क्षेत्र है वो मरुस्थल के अंदर परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हम देखें तो यानी भारत की तरह राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भी काफी विविधताएं मिलती है, जहां एक और तो विशाल यानी थार का मरुस्थल है। देखिए थार का जो मरुस्थल है ना, तो ये पाकिस्तान और राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। यानी थार की मरुस्थल की बात करता हूं, जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल है 2,10,000 वर्ग किलोमीटर है। और उसमें से देखें तो थार का जो मरुस्थल है उसका राजस्थान वाला जो पार्ट आ जाता है, ये वाला, इस पार्ट का यानी क्षेत्रफल आ जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। जो संपूर्ण थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका लगभग यानी 80% भाग है वो राजस्थान में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर यानी 61% भाग मरुस्थलीय है, जिसके अंदर शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती है और बालू का स्तूप और मरुस्थलीय दशाएं प्रमुख रूप से पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पति प्रमुख रूप से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। क्योंकि ये क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के अंदर कोई विशेष नदियां नहीं है। लूणी नदी जो मुख्य रूप से क्या है, यानी वो भी एक बरसाती नदी है, लेकिन वो मरुस्थल को पार करते हुए आगे कच्छ की खाड़ी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, जाकर गिरती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कार्बोनिफेरस युग के अंदर मुख्य रूप से क्या है, इसका यानी निर्माण हुआ। और राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भाग में यानी उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के अंदर कर्णवत रूप से फैली हुई है और राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है ये। इसके यानी पश्चिम में जाएंगे तो यानी यहाँ की नदियां हैं अरब सागरीय अपवा प्रणाली का निर्माण करती हैं, चाहे उसमें पश्चिम बनास हो या लोनी नदी हो। दूसरी तरफ हम जाएंगे इसके पूर्व के अंदर की जो नदियां हैं वो यानी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का निर्माण करती है, चाहे उसमें वो चंबल नदी हो या इसकी सहायक नदियां बनास हो। वो उन नदियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार अरावली राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यानी से होकर गुजरती है। और राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं, अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और उसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो इसका भी हम जब विस्तार से अध्ययन करेंगे तो फिर बात करते हैं तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश। पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान के 23.3% भाग पर फैला हुआ है और अरावली के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर इसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। और इसका निर्माण भी यानी यमुना और उनकी सहायक नदियां, जिसमें प्रमुख रूप से चंबल भी आ जाती है और इसके अलावा माही और इन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इसका मुख्य रूप से निर्माण हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा हाड़ौती पठारी प्रदेश, जो लगभग 6.9% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और ये जो पठारी प्रदेश है ये जो मालवा का पठारी प्रदेश है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला इसका भाग है ये मालवा का पठारी प्रदेश। तो इसका निर्माण भी यानी जो ज्वालामुखी का जो दरारी उद्भेदन हुआ था और दरारी उद्भेदन में जो लावा निकला उस लावा के निक्षेप से निर्माण हुआ। और देखिए इस क्षेत्र के अंदर यानी जब निर्माण हो रहा था तो यहाँ एक भ्रंश पाया जाता है जिसको हम ग्रेट बाउंड्री फुल्ट के नाम से मुख्य रूप से क्या है, महान यानी सीमांत भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसकी स्थिति प्रमुख रूप से क्या है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर यानी भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, भीलवाड़ा और बेगू, इसके बाद यानी ये धौलपुर और
यानी सवाई माधोपुर के अंदर ये महान सीमांत भ्रंश दिखाई देता है, क्योंकि इसके यानी यहाँ जब दबाव की क्रिया हुई तो इसके अंदर यहाँ एक भ्रंश पड़ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान में यानी महान सीमांत भ्रंश किन जिलों से होकर गुजरता है। तो देखिए यानी इसको स्पष्ट दिखाई देता है भीलवाड़ा के बेगू के अंदर। इसके अलावा यानी सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर ये सीमा यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो प्रमुख रूप से क्या है, दिखाई देती है। तो अब हम थोड़ा सा इनको भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो यानी जो पेंजिया का विघटन हुआ था उसमें जो गोंडवानालैंड का मुख्य रूप से क्या है, भाग है ये। तो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। रीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। वहीं राजस्थान संदर्भ में देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक तो प्रदेश आ जाता है यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वहीं हम बात करते हैं पुराने की, तो पुराना में प्री कार्बोनिफरस युग के अंदर, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे यानी पुराना भौतिक प्रदेश है। बड़ा आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। तो ऐसे एग्जाम चाहे वो पटवारी के हों या यानी ग्राम सेवक के हों या आगे ऊपर वाले एग्जाम है उसके अंदर ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और जब किसी चीज की हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं तो वो चीजें हमारी जल्दी याद होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान का पठारी भाग है वो यानी सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। वहीं भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो यानी भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग क्या है 45% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वहीं ये राजस्थान के 60% क्षेत्रफल पर है, इसका विस्तार है वो पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को भी 4 भौतिक प्रदेश, कौन सा, उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं यानी प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश, इसके अलावा तटीय मैदानी भौतिक प्रदेश। और राजस्थान को ये 4 हमने बता दी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी 9.1% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो लगभग 7% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो हम देखें कि राजस्थान के अंदर यानी 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसका हम एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। देखिए इससे पूर्व में थोड़ा सा लोकेशन के बारे में देखते हैं। यानी राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। इधर हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 से यानी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरी स्थिति पाई जाती है। और कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के में से प्रमुख रूप से क्या है गुजरती है। वहीं भारत में देखिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से यानी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरी विस्तार इसके अंदर पाया जाता है। ये लोकेशन है। अब हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के यानी उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले जिसमें हम बात करते हैं यानी हनुमानगढ़ आ जाता है, गंगानगर आ जाता है, आपका चूरू इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर यानी सीकर झुंझुनू का जो यानी मरुस्थलीय भाग है वो आ जाता है। इसके बाद नागौर का अधिकांश भाग, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर और पाली का अधिकांश भाग इसके अंदर आ जाता है। सिरोही से थोड़ा सा गुजरती है यानी वैसे देखें तो 12 मरुस्थलीय जिले आ जाते हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका हम बात करते हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका यानी ढाल की बात करते हैं
तो यानी पूर्व से तो पश्चिम में इसका ढाल है, ऐसे है ढाल इसके अंदर, और उत्तर से दक्षिण में ढाल पाया जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल कितना है, ढाल कैसा है, तो यानी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण ढाल है वो पाया जाता है। और राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 300 मीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भाई? 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन इसका दक्षिणी भाग है वो औसतन 150 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचा ही पाया जाता है। और जो भाग 150 में 300 मीटर तक ऊंचा होता है वो मैदान के अंदर आता है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर आता है। हालांकि यहाँ जलवायु दशाएं परिवर्तन होने और बाद में नदियों ने मार्ग परिवर्तन करने, मानवीय क्रियाओं के हस्तक्षेप के कारण ये क्षेत्र मरुस्थल के अंदर यानी परिवर्तित हो गया था। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इसके अंदर बात करते हैं उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के अंदर, इसके अंदर यदि हम बात करते हैं यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ये 640 किलोमीटर लंबाई में बने, 640 किलोमीटर लंबाई के अंदर यानी ये मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व के अंदर बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई आ जाती है 300 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आ जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% भाग पर है यह मरुस्थलीय प्रदेश है, फैला हुआ है। और इसका निर्माण की हम बात करते हैं तो योशीन काल से पूर्व यह तैतीस सागर था, बाद में उसमें यहाँ सरस्वती दरस्वती उसकी सहायक नदियों ने इस नदी क्षेत्र यानी समुद्र को यानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निक्षेपित कर दिया और बाद में धीरे धीरे यानी यह मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन बाद में नदियों ने मार्ग परिवर्तन होने, भूगर्भीय हलचल होने और जलवायु परिवर्तन के कारण यह मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब भी इस क्षेत्र के अंदर यदि सिंचा जाए तो जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें होती है वो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से की जाती है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर कृषि के अंदर चावल है, सरसों है, जैसी फसलें जो अच्छी वर्षा चाहिए वो फसलें उत्पादित होती है, जो जलोढ़ मिट्टी में ये वापस कन्वर्ट हो सकती है यदि इसके अंदर समुचित इसकी देखभाल या सिंचाई की व्यवस्था इसके अंदर की जाए। तो इसके अंदर ये तो जाता है इसके अंदर। यानी अब बात करते हैं वर्षा, चूंकि अरावली भौतिक प्रदेश है, इसके पूर्व में जाएंगे तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई, और 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र कहलाता है शुष्क और अर्धशुष्क, जिसमें शुष्क के अंदर वर्षा कितनी होगी 0 से 25 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी वो क्षेत्र कहलाएगा शुष्क प्रदेश। जहां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी वो कहलाएगा अर्धशुष्क प्रदेश। तो यानी ये तो राजस्थान का आ जाता है शुष्क प्रदेश, और इधर हम बात करते हैं ये आ जाता है अर्धशुष्क प्रदेश। यानी ये यहां तक वाला जो क्षेत्र है इस साइड का पूरा ये भाग पश्चिमी मरुस्थलीय है, जो एक लाइन ये यहां दर्शाएगी 25 सेमी समवर्षा रेखा है, जिससे इस भौतिक प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में वर्षा होगी कितनी 0 से 25 सेंटीमीटर, जिसके अंदर हम बात करते हैं देखिए इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का थोड़ा सा दक्षिण भाग आ जाता है। शुरू वाला जो भाग है वो उसका यानी जो सरदारसर वाला भाग है अधिकांश, या सुजानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर राजगढ़ का भी कुछ क्षेत्र यानी अधिकांश भाग राजगढ़ का क्या है यानी कौन से अर्धशुष्क भाग में आ जाता है, लेकिन कुछ भाग है वो शुष्क के अंदर इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर कुछ तारानगर के जो गांव है
वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी शुष्क के अंदर आते हैं, कुछ अर्धशुष्क के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जोधपुर का अधिकांश भाग है वो यानी शुष्क प्रदेश के अंदर आ जाता है, बाड़मेर का अधिकांश भाग शुष्क के अंदर आ जाता है, संपूर्ण जैसलमेर है वो भी शुष्क प्रदेश के अंदर आ जाता है। वही अर्धशुष्क के अंदर बात करते हैं तो यानी बाड़मेर का यानी पूर्वी और दक्षिणी भाग आ जाता है, जालोर का अधिकांश भाग आ जाता है, सिरोही का पश्चिमी भाग आ जाता है, पाली का अधिकांश भाग आ जाता है। इसके अलावा जोधपुर का यदि हम बात करते हैं तो यानी दक्षिणी भाग आ जाता है, इसके नागौर का अधिकांश भाग आ जाता है, सीकर और झुंझुनू और चूरू का जो राजगढ़ वाला जो क्षेत्र है विशेष तौर पर वो यानी अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आ जाता है। तो ये तो आ जाती है इसकी लोकेशन। और अब हम बात करते हैं कि जो ये इसको भौतिक पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको हमने दो भागों में बांटा भाई। आधार क्या था, एक तो आ गया शुष्क प्रदेश, दूसरा आ गया अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क को विभाजित किया 25 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में इस प्रदेश को विभाजित कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस भौतिक प्रदेश के अंदर यानी उप विभागों में भी विभाजित किया गया है। जैसे शुष्क प्रदेश है ना, इसके अंदर भौतिक स्वरूप में थोड़ी सी विविधताएं पाई जाती है। कुछ क्षेत्र तो क्या है यानी मरुस्थल पाया जाता है, टीले टीले पाए जाते हैं जिसको महान मरुस्थल कहते हैं। जो जैसलमेर बाड़मेर के और पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है वहां बालू का स्तूपों की श्रेणियां मिलती है, जहां अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य है, हेलबैक है और जैसे कई बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहां पूर्णतः बालू का मिट्टी का अभाव पाया जाता है और वहां पाया जाता है पथरीला मरुस्थल, और पथरीला मरुस्थल को कहते हैं हमादा। और ये पर्सन भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया कि हमादा क्या है, तो हमादा परीक्षा पथरीला मरुस्थल है और ये पाया जाता है प्रमुख रूप से भाई जैसलमेर का यानी जो दक्षिण पूर्व वाला भाग आ जाता है। इसके अलावा जोधपुर का कुछ भाग आ जाता है, बाड़मेर का थोड़ा सा उत्तरी भाग के अंदर यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आ जाता है। एक तो आता है इन शुष्क प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दो भागों में बांट दिया, किसके आधार पर, धरातलीय स्वरूप के आधार पर। इसके अंदर देखना चाहे तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा मुक्त प्रदेश, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं अपने। अर्धशुष्क को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का अधिकांश भाग आ जाता है, तो यहाँ की एक प्रमुख नदी प्राचीन काल में बहती थी सरस्वती, और उसका अवशेष है घग्गर नदी। तो एक तो आता है घग्गर का मैदान, दूसरा आ जाता है शेखावाटी प्रदेश, तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है तीसरा भौतिक प्रदेश यानी नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और चौथा भौतिक प्रदेश इसके अंदर आ जाता है लोनी बेसिन, लोनी बेसिन या इसको कहते हैं गोडवार बेसिन, गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश के अंदर सीधी सी बात है, वर्षा है 0 से यानी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी उष्ण कटिबंधीय यानी वनस्पति इसके अंदर पाई जाती है,
और चूंकि वर्षा की अपेक्षा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहाँ ज्यादा होती है। तापांतर अधिक पाया जाता है, दिन के अंदर तापमान चला जाता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के अंदर तापमान यानी शीत ऋतु के अंदर तो काफी नीचे आ जाता है, 5 से 7 डिग्री तक आ जाता है। तो तापांतर अधिक देखने को मिलता है। वनस्पति कटीली, तो यहाँ कृषि बनाने के लिए विकट दशाएं हैं। यहाँ केवल एक फसल जो अब वर्षा ऋतु के अंदर जो यानी खरीफ की जो फसल है वो प्रमुखतः कई बार वर्षा अच्छी हो जाती है तो बोई जाती है, वरना यहाँ के लोगों में पशुचारण ज्यादा किया जाता है, चाहे वो भेड़ हो, बकरियां हो या यानी जो ये पालतू पशु है, गाय है, यानी इस क्षेत्र में के अंदर यानी ज्यादा इसके अंदर पशुचारण ज्यादा किया जाता है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर बालुका स्तूपों की श्रेणियां पाई जाती हैं, क्योंकि वायु एक ऐसी है जो यानी हो सकता है सुबह उत्तर से आ रही है तो शाम होते होते इसकी दिशा यानी पूर्व, पश्चिम या दक्षिण के अंदर हो सकती है, चारों दिशाओं में विचरण करती है। और जिसके कारण यहाँ पर जब वायु चलती है और मिट्टी की संगठन क्षमता क्या है, कमजोर है, जिसके वजह से वनस्पति का चूंकि अभाव पाया जाता है और जिसके कारण क्या है उस क्षेत्र के अंदर यानी बलुई मिट्टी का विस्तार होता जाता है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। देखिए अरावली सतत नहीं है, बीच में गैप होने का कारण मरुस्थलीकरण का विस्तार दक्षिणी राजस्थान में भी हो रहा है, इधर पंजाब हरियाणा के अंदर भी इनका विस्तार यानी हो रहा है। तो इसके कारण यदि हम देखें तो इसके अंदर कई बालुका स्तूप पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर, तो इसके अंदर नंबर 1 क्या, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, दूसरा अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, तीसरा यदि हम बात करना चाहें तो बरखान आ जाता है, चौथा तारा बालुका स्तूप आ जाता है, तो कई प्रकार के बालुका स्तूप इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, तो पवनानुवर्ती बालुका जो स्तूप का जो विस्तार पाया जाता है इसके अंदर यदि देखें तो वायु की दिशा के मुख्य रूप से क्या है यानी ये समानांतर बनते हैं। तो ऐसे बालुका स्तूप को रेखी बालुका स्तूप भी करते हैं और ये बालुका स्तूप है वो 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। कौन से, रेखीय या इसको यानी पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं। तो वायु की दिशा के ये समानांतर इनका निर्माण प्रमुख रूप से होता है। जो महान मरुस्थल है यहाँ ये बालुका स्तूप श्रेणियों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। एक बालुका स्तूप से दूसरे बालुका स्तूप के बीच में यानी तंग संकड़ा मार्ग होता है जिसको हम कहते हैं गासी या कारवा मार्ग, यानी जब दो बालुका स्तूपों की जो श्रेणियां होती है और उसके अंदर यानी एक तंग संकड़ा मार्ग होता है और उसके अंदर क्योंकि एक बालुका स्तूप को पार करते हैं तो यानी पार नहीं कर सकते, इतनी यानी विशाल संघनता इसके अंदर यानी बालुका स्तूप पाई जाती है। इसलिए वहां पश्चिमी राजस्थान का जहाज ऊंट के यानी पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से रखते हैं, ऊंटों को समूह में रखते हैं। तो ऊंटों को यानी अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों से पार करने के लिए यानी दो बालुका स्तूपों की जो श्रेणियां उसके मध्य की वायु उड़ के क्या यानी वहां एक तंग संकड़ा मार्ग हो जाता है जिसमें यानी उसको कहता है गासी कहा जाता है। क्योंकि इसमें ऊंट के जो यानी समूह में चलने वाले ऊंट के जो समूह होते हैं उसको कहते हैं कारवा, तो इसलिए इसको कहा जाता है कारवा मार्ग। और ये प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं तो यानी आपका 1 नंबर पर हो गया रेखीय या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप जो वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं, 10 से यानी 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में यानी कई समूह के अंदर इसकी स्थिति पाई जाती है।
दूसरा यदि हम बात करते हैं अनुप्रस्थ वायु बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की क्या विशेषता होती है भाई, ये वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यानी ये बालुका स्तूप बनते हैं। और इस बालुका स्तूपों की बात करते हैं 10 से 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये कौन से, यानी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और इनकी विशेषता होती है कि जो यानी ऊंचाई तो होगी 10 से 40 मीटर, और इसकी हम बात करते हैं चौड़ाई की तो 500 से 1000 मीटर, यानी एक बालुका स्तूप से दूसरे बालुका स्तूप के बीच में यानी गैप इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम अगले बालुका स्तूप की बात करते हैं तो यहाँ प्रमुख रूप से आ जाता है बरखान। बरखान क्या है बेसिकली, यानी अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर जो बालुका स्तूप बनते हैं वो कहलाते हैं बरखान। और बरखान के अग्रवर्ती भाग में सिंह जैसी आकृति है वो प्रमुख रूप से क्या है, निकली हुई होती है। और इनकी विशेषता, इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ऊंचाई तो 10 से लेकर यानी 40 मीटर तक ये, यानी 10 से लेकर 20 मीटर तक, 40 मीटर तक ये 10 से 20 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसके 10 गुना चौड़ाई होती है इसकी, यानी 100 से 200 मीटर क्या होते हैं, ये चौड़े होते हैं। ऐसे कौन से बालुका स्तूप है जिनकी लंबाई की अपेक्षा यानी उसकी चौड़ाई लगभग 10 गुना होती है। तो ऊंचाई तो औसतन 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई होती है इनकी कितनी, 10 से लेकर 200 मीटर तक इसकी चौड़ाई है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के अंदर यानी वाला जो क्षेत्र है, यह इस क्षेत्र के अंदर बहुतायत से इस स्तूप के अंदर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और चूरू का एक गांव है भालेरी, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में ये बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अपने क्या तारानगर से हम सरदार सर तक जाते हैं तो वहां पर एक गांव आता है भालेरी, और भालेरी गांव के अंदर यानी सैकड़ों की संख्या में भी ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप या इसको हम कहते हैं बरखान बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसे पिछली फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया तारा बालुका स्तूप, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम पूछ ले तो उसके अंदर यानी किसी गांव का विशेष का नाम देकर भी ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो भालेरी यानी तारानगर तहसील के अंदर गांव है, वहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यानी तारा बालुका स्तूप, यानी जब वायु की दिशा विभिन्न दिशाओं से वायु विचरण करती है जिसके कारण स्टार की आकृति के यानी बीच के अंदर कोई अवरोध आ जाता है, वायु चारों दिशाओं से चलती हुई और यानी भुजा बनाती हुई ऐसी आकृति के अंदर जो बालुका स्तूप बनते हैं वो तारा बालुका स्तूप कहते हैं। और यानी सूरतगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर तारा बालुका स्तूप बनते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी ऐसे बालुका स्तूप हैं वो बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है हेलबैक बालुका स्तूप। तो हेलबैक बालुका स्तूप क्या होता है, यानी पथरीले क्षेत्र के अंदर यानी मिट्टी का निक्षेप होने से, कंकरीली मिट्टी का निक्षेप होने से ऐसे बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। और जब ये हेलबैक बालुका स्तूप काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द्रास बालुका स्तूप, द्रास बालुका स्तूप। तो इसमें भी पथरीले जो अपना हमादा मरुस्थल है उस हमादा मरुस्थल के अंदर पथरीले मरुस्थल में ऐसे यानी हेलबैक और द्रास बालुका स्तूप है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से क्या है शुष्क प्रदेश हो गया जहाँ वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है और यानी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। बालू का मिट्टी का विस्तार विशेष रूप से पाया जाता है यानी कहाँ यानी बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में। अब मुक्त प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है यानी वहां पूर्णतः बालुका मिट्टी का अभाव पाया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर देखें तो प्रमुख रूप से पथरीली चट्टानें पाई जाती है और साथ ही
पथरीली चट्टानें पाई जाती है। इसके अंदर हम देखना चाहें तो जो यानी जैसलमेर वाला क्षेत्र है और बाड़मेर का उत्तरी भाग आ जाता है, जोधपुर का ये दक्षिण भाग जिसमें यदि हम बात करते हैं पोखरण है, रामदेवरा है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पथरीली चट्टानें है। जोधपुर का प्रॉपर शहर है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है यानी इस क्षेत्र में पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। पथरीला मरुस्थल को कहते हैं हमादा। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, वर्षा बहुत ही कम होती है इस क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पथरीली चट्टानें मैदानी भाग है, संपाटी, देखने पर ऐसा लगेगा विकर्षी की दृष्टि से बड़ा प्रोडक्टिव है, लेकिन यहाँ पथरीली चट्टानें पाई जाती है। तो जिसके कारण यहाँ कृषि के लिए अनुरूप प्रमुख रूप से क्या है यहाँ पाए जाते हैं। इस अवसादी चट्टानों के अंदर नीचे देखें तो खनिज तेल है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर निकलता है। कुछ मात्रा में कोयले के भंडार भी इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मरु राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है और वहां एक पाए जाते हैं आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल पार्क ये क्या है भाई, मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर करोड़ों वर्ष पूर्व के यानी बड़े बड़े पेड़ों के यानी अवशेष मिले हैं, जीवाश्म अवशेष इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पहले यानी ये डेल्टाई क्षेत्र था, शंगल वनस्पति थी, बाद में भूगर्भिक हलचल हुई और नीचे दबने से यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आज जैसे बायतू क्षेत्र है या जालिपा है, करकुड़ी है, वहाँ कोयला मिल रहा है और घोटालू क्षेत्र वहाँ हीलियम गैस मिल रही है। इससे क्या पता चलता है कि यानी प्राचीन काल में सघन वनस्पति थी, भूगर्भिक हलचल हुई, नीचे दब गई, जिसके अंदर यहाँ यानी ये चीजें जीवाश्म खनिज मिलना ये साबित करता है कि सघन वनस्पति। आक्कलवुड फॉसिल पार्क भी साबित करता है कि यहाँ पहले सघन वनस्पति पाई जाती थी। तो ये हो गया अपना क्या भाई शुष्क प्रदेश, जिसके अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर बांट दिया। अब हम थोड़ा सा अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर बांट थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर प्राचीन काल की जो सरस्वती दरस्वती नदी घग्गर, जिसको हम स्थानीय भाषा में नाली के नाम से भी जाना जाता है, और इस क्षेत्र के अंदर यानी हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर वर्तमान में ये इनका अवशेष के रूप में प्रवाहित होती है। सूत्रगढ़ में कई बार इसका प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, जिसको हम इसको वहां के इस क्षेत्र में अपवा क्षेत्र को हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का 75% भाग घग्गर के मैदान के अंदर आता है और यहाँ पर भी यानी बलुई मिट्टी थी, लेकिन वर्तमान में कृषि में सिंचाई के साधनों गंग नहर के द्वारा या इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है उनके द्वारा सिंचाई होने के कारण और इसको मुख्य रूप से क्या कृषि की दृष्टि से समृद्ध। आज यहाँ गेहूं है, कपास है, चावल जैसी अच्छी वर्षा जो मुख्य में सिंचाई के माध्यम से कृषि इस क्षेत्र के अंदर की जाती है। ये घग्गर का मैदान आ जाता है। इधर देखिए शेखावाटी प्रदेश, तो शेखावाटी प्रदेश की एक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में हम जाए जाते हैं। प्रश्न पूछा भी गया था बीए पार्ट सेकंड में, शेखावाटी प्रदेश पर टिप्पणी कीजिए। या शेखावाटी प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो शेखावाटी प्रदेश के अंदर सीकर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र इसके अंदर आता है। यहाँ यानी इसके इतिहास में जाए तो ये एक रियासत थी और यहाँ पूरे यानी बात करते हैं शेखावत राजपूतों का शासन था। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर यानी शेखावाटी भाषा बोली जाती है और इसी के नाम पर इस प्रदेश का पड़ गया शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान का आंतरिक अगुआ प्रणाली वाला क्षेत्र है और यहाँ पूरे यानी एकमात्र नदी बहती है कांतली, जो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से बहकर और सीकर और झुंझुनू बहकर चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है और किसी समय ये अपने राजगढ़ के रड़वा गांव की रोही में आकर ये नदी समाहित होती थी। लेकिन अब चूंकि इसका अपवा क्षेत्र का अतिक्रमण हो गया, वर्षा के प्रारूप में धीरे धीरे परिवर्तन आया, जिसके कारण ये अब यानी चूरू की सीमा से पूर्व ही प्रमुख रूप से क्या है विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ प्रमुख रूप से क्या है यानी छोटे छोटे सर पाए जाते हैं, तालाब
पाए जाते थे प्राचीन काल में, जिसको हम यानी सर के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्षेत्र है थल्ली क्षेत्र है, यानी सरदार सर और मुख्य रूप से के आसपास वाला क्षेत्र है, जो यानी तस्तरीनुमा आकृति के अंदर यानी फैला हुआ नीचा भाग है, जिसको हम यानी थल्ली के नाम से जाना जाता है। आंतरिक कफवा प्रणाली का क्षेत्र अर्ध शुष्क है। वर्षा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 20 से लेकर 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वर्षा यदि अच्छी होती है, जैसे इस साल वर्षा अच्छी हुई तो यानी फसल बहुत अच्छी होती है, और संभावना ऐसी है कि यानी आगे जो साड़ी की फसलें हैं वो भी इसके अंदर अच्छी होगी यदि एक वर्षा और हो जाती है। और ये यानी इस एक अच्छा शुभ संकेत भी है अपने लिए। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी इसके बाद आता है नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि यानी प्रमुख नागौर जिले के अंदर, इसके अलावा जोधपुर और यानी पाली वाला भाग में इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। यह अरावली से लगता हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर विशेषताएं पाई जाती है कि यहाँ यानी राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और इसके अंदर चाहे वो आपकी डिडवाना हो, चाहे आपकी लूणकरसर, इसके अंदर यानी झील इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, लूणकरसर सॉरी इधर आ जाता है। इसके अंदर यानी कुचामन है, ये जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके अंदर यानी जो अजमेर वाला भाग है, इस क्षेत्र के अंदर यानी यहाँ के जल के अंदर क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो इस भौतिक प्रदेश के अंदर कुबड़ पट्टी, जिसके अंदर क्या होता है यानी जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है। और फ्लोराइड क्या करता है, जब उनका सेवन मनुष्य या पशु करता है तो उसके अंदर हमारी हड्डियां बनी होती है कैल्शियम की, और कैल्शियम के साथ वो रासायनिक क्रिया करती है, जिसके कारण क्या है लगातार उसका सेवन करने से मनुष्य के दांत पीले पड़ जाते हैं, और उसके अंदर हड्डियों में जमने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो उसके कारण यानी इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना गया। आरबीसी यानी 2007 के अंदर 11 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं रीट का, उसके अंदर भी पूछा गया कुबड़ पट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में फैली हुई है। तो कुबड़ पट्टी यानी नागौर और अजमेर जिले के अंदर है, जहां फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और फ्लोराइड का सेवन करने के कारण वहां के लोगों के देखोगे तो आप नागौर के लोगों के दांत पीले बनेंगे और उम्र के बाद उड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक कफवा प्रणाली वाला क्षेत्र पाया जाता है, और ये क्षेत्र नागौरी मेथी के लिए भी प्रमुख रूप से क्या है प्रसिद्ध आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नागौर यानी आपका लूनी बेसिन, यानी लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेप से मुख्य रूप से ये मैदानी क्षेत्र यानी निर्मित हुआ है। और यह क्षेत्र प्रमुख रूप से पाली, जालोर और बाड़मेर वाला जोधपुर का कुछ भाग के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। और लूनी की सहायक नदियां में चाहे वो लीलड़ी हो, सोपड़ी हो, जवाई हो, बांदी, इन नदियों के द्वारा ये जलोढ़ निक्षेपित मैदान है। और जालोर जिला विश्व के अंदर इस भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। और जालोर यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का लगभग 60 से 70% इस भूगोल उत्पादन प्रमुख रूप से क्या है करता है। तो आज हमने थोड़ा सा संक्षिप्त यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का यानी वर्णन किया। जब नेक्स्ट क्लास से होंगे तो उसमें और बढ़िया तरीके से डायग्राम के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।